जय हिंद दोस्तों। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों, हमारे देश की आर्मी के क्या कहने। आए दिन नई नई पराक्रम की कहानियां हमारे सामने आती रहती हैं। हाल ही में हमने चाइना के दांत खट्टे किए और चाइना को एक बहुत ही कड़ा संदेश दिया कि भैया, ये 1962 नहीं है, गलती मत कर देना, वरना ऐसा खामियाजा भुगतोगे कि आने वाली तुम्हारी 7 नस्लें याद करेंगी। ठीक है, इस बार अगर 5,000 आए ना तो 5 भी वापस नहीं जाओगे। तो हमारे देश की इंडियन आर्मी के पराक्रम के क्या कहने। आज मैं आप लोगों को इंडियन आर्मी के पराक्रम की, शौर्य की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसका हमारे इतिहास में अधिक वर्णन नहीं है, जिसके बारे में हमें अधिक बताया नहीं गया है और बताया नहीं जाता। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा बैटल ऑफ हाइफा के बारे में, हाइफा की जंग के बारे में, जो 1918 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने लड़ी थी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी तो नाम भर की थी, लोग तो हमारे थे, लोग तो हमारे अपने थे, लोग भारतीय थे। तो निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक बैटल ऑफ हाइफा की कहानी पहुंचाइए, लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, कोई कमी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कर कर अपना प्यार दीजिए। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये क्रॉसिंग है जिसको हम लोग तीन मूर्ति चौक कहते हैं, जिसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू माला अर्पण कर रहे हैं। असल में दोस्तों, ये तीन मूर्ति चौक तीन मूर्ति भवन के बगल में है। जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, जब तक जिंदा थे, तब तक प्रधानमंत्री का जो ऑफिशियल आवास था वो तीन मूर्ति भवन था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद इंदिरा गांधी चाहती थीं कि तीन मूर्ति भवन को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो उस तीन मूर्ति भवन के बगल में ही एक तीन मूर्ति चौक है। असल में ये आप लोगों को जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर तीन आर्मी के बंदे हाथों में झंडे लेकर खड़े हैं, हाथों में तलवार लेकर खड़े हैं। असल में ये तीन नहीं हैं, ये चार हैं, लेकिन एक बार में आपको ये तीन ही नजर आएंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ा तीन मूर्ति चौक। ये तीन मूर्ति चौक मैंने आप लोगों को इसीलिए बताया क्योंकि बैटल ऑफ हाइफा की कहानी इसी से जुड़ी हुई है। असल में ये जो तीन मूर्ति हैं, या आप कह सकते हैं जो चार लोग इस कॉर्नर में, इस क्रॉसिंग में खड़े हैं, जिनकी मूर्ति है, ये उन लोगों को समर्पित है जिन लोगों ने बैटल ऑफ हाइफा में पराक्रम दिखाते हुए इंडियन आर्मी का लोहा मनवाया था। जब भी कोई इजराइल का प्रधानमंत्री इंडिया आता है तो वो यहाँ पर ज़रूर आता है, क्योंकि हाइफा जो है ना, उसका इजराइल से ही रिश्ता है, क्योंकि हाइफा एक शहर इजराइल में स्थित है। अब मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ। ये कहानी थी क्या दोस्तों। ये स्क्रीन पर आप लोगों को इजराइल का मैप नज़र आ रहा है और ये जो रेड डॉट नज़र आ रहा है वो है आपका हाइफा, मतलब इजराइल का एक ऐसा शहर जो कि समुद्री इलाके से सटा हुआ है। अब हुआ क्या दोस्तों, कहानी है 1918 की, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इजराइल तब तक कोई कंट्री नहीं थी, इजराइल पर पूरा का पूरा ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था और ब्रिटेन और ऑटोमन एम्पायर एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ब्रिटेन की इंडियन आर्मी को टास्क दिया गया कि भैया आपको हाइफा को जीतना है, टोकोमन एम्पायर से, ऑटोमन एम्पायर से आपको उन्हें मुक्ति दिलानी है। और ये लड़ाई 23 सितंबर 1918 को लड़ी गई। इंडियन आर्मी को टास्क दिया गया कि भैया सबसे तो पहले ऑटोमन एम्पायर को खदेड़ो, हाइफा को आज़ाद कराओ और हाइफा में बहाई समुदाय के आध्यात्मिक गुरु अब्दुल बहा को रिहा कराओ। ये दो टास्क इंडियन आर्मी को दिया गया, ब्रिटिश इंडियन आर्मी को दिया गया कि भैया सबसे पहले ऑटोमन एम्पायर से हाइफा को मुक्ति दिलाओ और दूसरा बहाई समुदाय के जो आध्यात्मिक गुरु हैं अब्दुल बहा, उनको रिहा कराओ बिना किसी जोखिम के। हमारी इंडियन आर्मी कभी पीछे हटती नहीं थी, हाथ में झंडा लिए घुस गए।
हाइफा में। और दोस्तों जिस इलाके को इंडियन आर्मी को आज़ाद करने के लिए टास्क दिया गया था ना, उसके ऊपर पिछले 402 सालों से तुर्कियों का कब्जा था। मतलब कि इंडियन आर्मी को टास्क दिया गया था कि भैया 400 साल पुरानी जो एम्पायर है उसको उखाड़कर बाहर फेंक दो। तो प्लानिंग भी ज़रूरी थी। और इस टास्क के लिए भारत की 3 रियासतें मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद के सैनिकों को चुना गया, ठीक है, जिन्हें अंग्रेजों की तरफ से जर्मन और तुर्की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी हाइफा में। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं, इन 3 रियासतों में हैदराबाद के जो सैनिक थे उनको अंग्रेजों ने एंड टाइम पर किसी और काम में लगा दिया, क्योंकि अंग्रेजों का मानना यह था कि हैदराबाद रियासत के जो सैनिक हैं ना वो बाय रिलीजन मुस्लिम हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि तुर्कियों पर वो हमला नहीं करेंगे। अगर वो हमला करते भी हैं तो अपना 100% नहीं दे पाएंगे, ये अंग्रेजों का मानना था। इसीलिए अंग्रेजों ने एंड टाइम पर सिर्फ मैसूर और जोधपुर रियासतों की सेना को हाइफा के अंदर भेजा टास्क कंप्लीट करने के लिए। हैदराबाद की सेना को किसी और काम में लगा दिया बहाने से, ठीक है। भारतीय सैनिकों को हाइफा, नाजेरत और दमशक को जर्मन तुर्की सेना के कब्जे से आज़ाद कराना था। कुछ कुछ शहरों की लिस्ट दे दी गई थी और ये शहर आज भी इजराइल और सीरिया में स्थित हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, अंग्रेज़ों को ये नहीं पता था कि भैया अंदर जो तुर्की सैनिक खड़े हैं, अंदर जो जर्मन सैनिक खड़े हैं, उनकी आर्म्स और एम्यूनिशन क्या है। क्योंकि भैया भारत में उस वक्त लड़ाई आपकी भालों से होती थी, तलवारों से होती थी, मगर जर्मनी जो कि एक यूरोपियन कंट्री था तब तक वो डेवलप इस स्टेज पर आ गया था कि वहाँ पर बंदूकें इस्तेमाल होती थी। और भैया घोड़ा कितनी भी तेजी से भाग ले, बंदूक की गोली से तेज नहीं जा सकता। तो हाइफा के अंदर ओटोमन एम्पायर भी पूरी तैयारी में खड़ा था भैया, मशीन गन उन एकदम टाइट, एकदम क्या बताएं, आधुनिक हथियारों के साथ। तुर्की सैनिकों ने कहा आइए पधारिए, ठीक है। और अंग्रेजों को ये बात नहीं पता थी। अंग्रेजों ने एक वक्त ये भी कहा कि भैया एक काम करते हैं, बैक ऑफ कर लेते हैं। लेकिन भैया तुम बैक ऑफ करने के लिए किससे कह रहे हो, इंडियन आर्मी से, पॉसिबल नहीं था, ठीक है। इंडियन आर्मी ने कहा, ये जो जोधपुर और मैसूर की रियासतों के सैनिक थे उन्होंने कहा कि भैया आप टास्क मिला है तो कंप्लीट होगा, आप भले जाने जाएं तो क्या हो जाए, मतलब, ठीक है। जोधपुर और मैसूर के सैनिकों ने प्लानिंग बनाई। जोधपुर के सैनिक माउंट कार्मेल की ढलानों से हमला करने गए और मैसूर के सैनिकों ने पर्वत के नॉर्थ इलाके से हमला किया, मतलब 2 साइड से हमला किया गया प्लानिंग के तहत, ठीक है। लेकिन एक दुखद घटना होती है कि सेना के कमांडर कर्नल ठाकुर दलपत सिंह लड़ाई की शुरुआत में ही शहीद हो जाते हैं और जिसके बाद उनके डिप्टी बहादुर अमन सिंह जोधा आगे की कमान संभालते हैं। तो भैया 2 तरफ की सैनिकों ने, मतलब 2 रियासतों की सैनिक ने 2 अलग अलग तरह से अटैक कर दिया हाइफा के अंदर तुर्कियों पर। मैसूर रेजिमेंट ने सबसे पहले दिमाग लगाया और उन्होंने सबसे पहले आधुनिक 2 मशीन गनों पर अपना कब्जा किया और अपनी पोजीशन सुनिश्चित कर ली। बिल्कुल एकदम हाइफा के गेट पर 2 मशीन गनों पर कब्जा किया और उसके बाद तो भैया सारी आर्मी को कहा भैया अंदर चलो, अब इन दोनों पर हमारा कब्जा है ना, अब हमारे पास भी कुछ बंदूकें हैं, और रास्ता बिल्कुल खोल दिया। ये देख रहे हैं आप, ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहा है, ये मैसूर और जोधपुर के सैनिक हाइफा में एंटर कर रहे हैं। अब भैया जैसे ही वो हाइफा के अंदर एंटर किए, अब लड़ाई शुरू होने वाली थी
अब लड़ाई टेक्नोलॉजी की थी, एक सीधी लड़ाई, एक तरफ घोड़े और दूसरी तरफ गोलियां। और ये दोस्तों ये वो दृश्य था जो ब्रिटेन के कमांडर जनरल एडमंड एलेनबी ने पहले ही इमेजिन कर ली थी। और जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने प्रपोजल रखा कि भैया पीछे हट जाओ। लेकिन इंडियन आर्मी कहाँ पीछे हटने आने रही थी। इंडियन आर्मी कभी पीछे नहीं हटी, चाहे कारगिल था, चाहे रिजांगला था। आदत है हमारी, हमें अगर छेड़े तो अच्छा नहीं होगा, हम पीछे नहीं हटते हैं। आपको जितनों को लेकर आना है आप उतनों को लेकर आओ, आप न्यूक्लियर वेपन लेकर आ जाओ, वी आर नॉट गोइंग टू स्टेप बैक। दिन भर युद्ध चला और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि रिजल्ट ये निकलता है कि 400 साल की ओटोमन एम्पायर को इंडियन आर्मी ने धराशायी कर दिया। सिर्फ 2 रियासतों की आर्मी ने, सोचो, सिर्फ 2 रियासतों की आर्मी ने 400 साल की ओटोमन एम्पायर के पैर उखाड़कर फेंक दिए। एक दिन में पूरा का पूरा हाइफा इन्होंने क्या करवा दिया, आजाद करवा दिया। दोस्तों, हाइफा को कब्जे में लेकर भारतीय सैनिकों ने 1350 जर्मन और तुर्की सैनिकों को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया, मतलब युद्धबंदी बनाया, जिनमें से 2 जर्मन अफसर और 35 तुर्की अफसर थे। वहीं 17 आर्टिलरी गन और 11 मशीन गन पर इंडियन आर्मी ने कब्जा किया। लेकिन भाई दोस्तों, अब युद्ध होता है तो थोड़ी क्षति तो हमें भी होगी। और इस युद्ध में 8 भारतीय सैनिक मारे गए, 34 घायल हुए, 60 घोड़े मारे गए, 83 घायल हुए। और दोस्तों, आज भी हाइफा में भारतीयों के लिए कब्रिस्तान बनाया गया है, जो 1920 तक इस्तेमाल किया जाता रहा। भारत में इन सैनिकों की वीरता की याद में 1922 में, जैसा कि मैंने बताया, वो 3 मूर्ति स्मारक बनाया गया था, जिसमें जब भी कोई इजराइल का प्रधानमंत्री आता है वो जरूर एक बार फूल अर्पण जरूर करता है। और दोस्तों, वो जो तो आपका बहाई समुदाय था, उसका क्या हुआ जब हाइफा को आज़ाद कराया गया? अब्दुल को छुड़ाए जाने के बाद अल्पसंख्यक बहाई समुदाय के लोगों ने भारत में शरण ली और फिर वो यहीं बस गए। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज भी भारत में करीब करीब 20 लाख बहाई समुदाय हैं। इस लिहाज से भारत दुनिया भर में बहाइयों का सबसे बड़ा घर है। हमारे देश को सेकुलर कंट्री कहा क्यों जाता है? हम सेकुलर आज से नहीं है, हमारा संविधान जब बना हम तब से सेकुलर नहीं है भैया, हम बहुत पहले से सेकुलर हैं। हम लोगों ने सबको दिल खोल के स्वागत किया है, चाहे वो साले गद्दारी क्यों ना हो, चाहे वो मुगल हो, फिर चाहे वो अंग्रेज हो। सेकुलर तो हम शुरू से रहे हैं। और दोस्तों, ये जो धर्म है बहाई समुदाय का, इसे बहाउल्लाह ने स्थापित किया था और भारत 1844 में इससे जुड़ा, मतलब कि ये जो धर्म था ये पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस हुआ। और कुछ डॉक्यूमेंट तो ये भी बताते हैं कि बहाउल्लाह के पूर्वज भारत थे, मतलब जिन्होंने बहाई समाज की, जिन्होंने बहाई धर्म की स्थापना की थी, उनके पूर्वज आपके भारतीय थे। तो दोस्तों, ये जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई, ये हमारे देश के वीर सैनिकों की वो कहानी है जो अक्सर हमें इतिहास में नहीं पढ़ाई जाती है। मैं उम्मीद करूंगा ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। जैसे ही कोरोना ख़त्म होता है, अगर आपको वक्त मिलता है तो एक बार ज़रूर 3 मूर्ति चौक जाकर ज़रूर अपने देश के सैनिकों की शौर्य को, पराक्रम को एक बार नमन ज़रूर करें। विश यू अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर।